क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, हम लोग आज की क्लास से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी हमने जो सीआरपीसी हम पढ़ रहे थे उसको भी होल्ड पे रखा है। जैसी स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको आगे रन करना है, या दूसरा वाला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से एक नया कानून इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमें उसको पढ़ना है कि पुराने को पढ़ना है। जैसी भी स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम निर्णय लेंगे। तो देखते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ठीक है, संविदा शब्द से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, एक्चुअली ये कानून जो है भारतीय संविदा अधिनियम, ये हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला कानून है। ठीक है कल्पना? जी सर। हमारे जीवन से जो बिल्कुल नज़दीक से जुड़ा हुआ कानून है, जिसका हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन रोज़ाना हम सुबह से शाम तक पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट से होके गुज़रते हैं। समझ आया नू? जैसे कि आप घर से निकले, मान लीजिए, और घर से चले और आपने कहीं जाने के लिए रिक्शा किया, तो रिक्शा वाले के साथ भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं कल्पना? जी सर। ऐसा। अब रिक्शा वाला जो अपनी रिक्शा लिए खड़ा है, तो उसका जो वहाँ खड़ा होना है वो क्या है? वो प्रपोजल होगा। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो वहाँ इनविटेशन फॉर प्रपोजल खड़ा हुआ है। वो इनवाइट कर रहा है कि मुझे कोई प्रपोज करे आके। प्रपोज वो दूसरे वाला प्रपोज मत समझ लीजिएगा। तो आप जैसे ही उससे पूछते हैं कि भाई घंटा घर चलोगे, वो कहता है यस मैम, आई एम रेडी। तो आप बैठ जाते हैं रिक्शा में। तो रिक्शा का जो किराया है वो कंसिडरेशन है, वो प्रतिफल है। और उसकी ओर से क्या प्रतिफल है? उसकी ओर से आपको जो राइड दे रहा है वो, भाई म्यूचुअल होता है ना। आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ये क्लास भी जो चल रही है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही चल रही है कल्पना। आप व्यवस्था शुल्क अदा, आपको बेस्ट रिजल्ट दें। नहीं, वो रिजल्ट वाली तो अदरवाइज आप हमें बेस्ट रिजल्ट तो आप देंगे। होना चाहिए, हम बेस्ट रिजल्ट दें, अदरवाइज आप हमें जो ना दे उसको क्लास से भगा देते जाओ यहाँ से। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ये है कि हमने एक व्यवस्था शुल्क रखा हुआ है क्लास के लिए। आप उसको पे करते हैं एज ए कंसिडरेशन फॉर मी, और हम इधर से आपको जो भी बताने का प्रयास करते हैं दैट इज़ कंसिडरेशन फॉर यू। कंसिडरेशन अब जब हम पढ़ेंगे इस एक्ट को, अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास आज ले रहे हैं, तो जब हम पूरा थारोली पढ़ेंगे तो इसके जो निर्वचन खंड में आपको बातें समझाई जाएंगी। तो कुछ डेली चीज़ों से रिलेट करके हम आपको ऐसा पहले से, हालांकि ये एक्ट ऐसी बात नहीं है कि पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, आप सभी ने ये एक्ट पहले से पढ़ रखा होगा। किसने नहीं पढ़ा है अब तक? कल्पना, एनू, फिरोज?
पढ़ा हुआ है पहले। पढ़ा हुआ सर, राष्ट्रदीप सर ने पढ़ाया था, उसके बाद सर जी। ने साथ पढ़ाया था, दूसरे सर ने। दूसरे सर ने यानी कि भरत सर ने? नहीं, राजदीप सर ने ही पढ़ाया था, बट वो कंप्लीट नहीं कराए थे। बाकी सर अपने एग्जाम के थ्रू जैसे जैसे दी तब तब पढ़ा है। हाँ, जब आपने एलएलबी के एग्ज़ाम दिए होंगे तभी पढ़ा होगा। राजदीप सर ने भी बहुत अच्छे से आप लोगों की क्लास कराई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। रात में देर देर तक क्लास ली थी उन्होंने, बेचारों ने 2-2 घंटे की, है ना। बड़े मेहनती हैं राजदीप सर। और आप सर लोग 2 घंटे रात के 12-1 बजे तक पढ़ाए हैं। तो देखिए उनका जो वो कर्म है वो उनको कर्म फल के रूप में मिल गया है। अब वो हाई कोर्ट में सरकारी वकील हो गए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। भाई ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और ये 1872 का अधिनियम संख्या 9 है, ठीक है। और 25 अप्रैल 1872 इसमें डेट लिखी हुई है, ठीक। ये कौन सी डेट है इसकी? ये डेट है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। 25 अप्रैल 1872 को ये इनेक्टमेंट इसका हो गया था। इनेक्टमेंट आप समझते हैं फिरोज? जो प्रस्ताव की तिथि होती है सर। किस चीज़ की? बनने की तिथि, जो जिस पर बनाया जाता है सर। हाँ, जिस पे लागू तिथि सर। हाँ, अब उस टाइम जो गवर्नर जनरल महोदय की जब इसको एसेंट प्राप्त हो गई थी तो वो डेट है 25 अप्रैल 1872। और इसका जो इनका इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 सितंबर 1872। यानी कि 25 अप्रैल को ये इनेक्ट हो गया था, लेकिन जब ये इन्फोर्स हुआ तो ये उसी साल सितंबर माह के पहली तिथि से ये इन्फोर्स हुआ था। और इसकी जुड़वा बहन के तौर पर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है हम इसकी ट्विंस सिस्टर मानते हैं, क्योंकि वो भी 1872 का ही है और दोनों की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी सेम है। हालांकि अब इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर नया कानून कौन सा बनाया जा रहा है एनु? सर भारतीय साक्ष्य संहिता। नहीं, संहिता शब्द अभी उसमें नहीं है, उसमें अभी बिल लिखा हुआ है और बिल के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रपति महोदय का उसको रिजल्ट मिलेगा। जी सर। हाँ, तो भारतीय साक्ष्य बिल अभी लिखा हुआ है। बिल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो इंडियन, बस उसमें इंडियन के स्थान पर भारतीय शब्द डाल दिया है। जो हिंदी वाला वर्जन है वही इंग्लिश में भी पढ़ा जाएगा। पुराने वाला जो एविडेंस एक्ट है वो लिखा जाता है द इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब वो इंग्लिश में भी वही रहेगा और हिंदी में भी वही रहेगा। समझ आया फिरोज? जी जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है, इसकी जो धारा 1 बताती है, वो कह रही है कि संक्षिप्त नाम क्या होगा इसका। ये कह रही है कि दिस एक्ट मे कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उससे पहले हम इसका प्रेम्बल बताना भूल गए, तो सबसे पहले हम प्रेम्बल देखते हैं। जब भी कोई नया एक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रेम्बल पर नज़र मारते हैं। प्रेम्बल कह रहा वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follows। ये कह रहा कि संविधाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है।
अधिनियमित किया जाता है। तो अक्सर हम जब प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो एक लिटमस टेस्ट हम लोग करते हैं। वो टेस्ट क्या है अनु? सॉरी सर, समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे थे। जब हम कोई प्रियम्बल पढ़ते हैं किसी भी एक्ट का, तो उस प्रियम्बल जी। में हम एक लिटमस टेस्ट करते हैं। अक्सर मैं बताता हूँ, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ कौन सा वो शब्द हम ढूंढते हैं जो यहाँ हमें नहीं नज़र आ रहा है। जी, सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे। कल्पना, आपको समझ आ रहा है? देखिए, जब हम किसी भी एक्ट का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो मैं प्रियम्बल जब भी आप लोगों को जिस भी एक्ट का पढ़ाया है तो प्रियम्बल के टाइम मैंने एक शब्द पे आपको फोकस कराया है। आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उसे। कंसोलिडेट वर्ड मैं अक्सर बताता हूँ आपको। कंसोलिडेट वर्ड के बारे में ये एक सामान्य धारणा है कि जिस एक्ट के प्रियम्बल में कंसोलिडेट शब्द आ गया, उससे तात्पर्य ये है कि वो उस संबंध में एक्सक्लूसिव लॉ है। मतलब कि वहाँ उसके संबंध में जो भी विषय है, उस विषय से संबंधित सारा लॉ हमने कंसोलिडेट कर दिया है एक जगह पर। तो यहाँ हमको इस प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड दिखा कि नहीं दिखा? तो वर्ड है नहीं इसकी प्रियम्बल में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि संविधाओं से संबंधित ये एक्ट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी और एक्ट हो सकते हैं जहाँ संविदा के संबंध में कोई बात बताई गई हो। कल्पना, क्लियर है? हाँ सर। भाई, इसी एक्ट में से निकल के दो अलग अलग एक्ट और बन गए हैं जो पहले कभी इसी एक्ट का हिस्सा हुआ करते थे। कौन कौन से एक्ट निकले हैं इसमें से? सर इसमें से एक तो सेल्स ऑफ गुड है और पार्टनरशिप एक्ट है। यस यस यस, ये दोनों एक्ट कभी इसी एक्ट का एक हिस्सा हुआ करते थे, है ना? जैसे जी सर। अखंड भारत में से निकल के पाकिस्तान एक अलग स्टेट बन गया, उधर बांग्लादेश एक अलग स्टेट बन गया। उसी प्रकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकल के भी दो अलग अलग स्वतंत्र स्टेट बन गए। क्यों फिरोज? जी सर। तो आपको प्रियम्बल समझ आ गया। तो प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा भी और एक्ट हो सकते हैं जहाँ संविदा संबंधी बातें की जाएंगी। भाई, सेल्स ऑफ गुड में क्या है? वहाँ भी तो संविदाएं हैं, खरीदना, बेचना, लेना देना। ठीक। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है पार्टियों के बीच। ठीक। अब धारा 1 कह रही है कि दिस एक्ट मे कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यह है अधिनियम भारतीय संविधान 1872 कहा जा सकेगा। तो ये तो इसका नामकरण हो गया। धारा 1 में इसका नामकरण हो गया। जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है, तो ये नामकरण संस्कार है इसका, धारा 1। ठीक है कल्पना? अब ये बता रहा है कि एक्सटेंट और कमेंसमेंट क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ तक होगा और इसकी प्रारंभ, ठीक है ना, ये प्रारंभ कब से होगा। ये कह रहा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब एक्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तो बात रही नहीं कुछ। अब ये चूँकि पुराने बेरेक्ट हैं तो इनमें लिखा हुआ है अभी भी, तो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भूल जाइए।
अब ये हॉल ऑफ द इंडिया पर लागू है, और कब से लागू है? एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसकी सेविंग क्लॉज है, धारा 1 में ही इसकी शॉर्ट टाइटल भी है, एक्सटेंड और कमेंसमेंट भी है, और सेविंग क्लॉज भी है। सेविंग क्लॉज तो आप समझते होंगे, सेविंग क्लॉज क्या होता है? कल्पना, व्यावृत्ति हिंदी में कहते हैं। व्यावृत्ति थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द आपको लगता होगा, हिंदी की कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपको अजीब से लगते हैं, जैसे व्यावृत्ति शब्द है, और इंग्लिश में है सेविंग। तो क्या होता है एनु, इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रोविजन में जो भी चीजें दी गई हैं, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, कस्टम है, तो सर उसका इसमें मतलब इस एक्ट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो मतलब कि वो इसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, से बचे रहेंगे। जी सर। शुद्ध भाषा में, ऐसे हिंदी भाषा में अगर अपनी आम जो बोलचाल की भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि वो सेविंग क्लॉज का मतलब है कि आप जैसे आप सेविंग करते हैं ना भाई, आपने कुछ पैसे बचा के साइड में रख दिए, तो आपकी जो घर खर्च का प्रभाव है उस प्रभाव से तो अलग रख रहे हो उसे, तभी तो बच रहे हैं वो। जी सर, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपके घर खर्च से बचा के ही तो आप सेविंग को अलग रखते हो। गुल्लक में आपने 100 रुपये डाल दिए, तो आपने वो 100 रुपये अपने घर खर्च के प्रभाव से बचा लिए, वो प्रभाव से मुक्त हैं आपके। आपने अपने कुछ खर्चों में कटौती की, क्या किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपने वो आपकी वो सेविंग है, वो व्यावृत्ति है। क्लियर है कल्पना? तो सेविंग क्या क्या सेव किया गया है इससे? ये कह रहा है Nothing herein contained shall affect the provisions of any statute, act, or regulation not hereby expressly repealed, nor any uses or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act। ये कह रहा कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर, अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, प्रभाव न डालेगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अधिनियम है, कोई विनियम है, संविदा से संबंधित, इस एक्ट से पहले भी तो कुछ कायदे कानून रहे होंगे ना, कुछ प्रथाएं रही होंगी, कुछ रूढ़ियाँ रही होंगी जो संविदा के संबंध में प्रचलित रही होंगी। तो ये कह रहा है कि उन पर जब तक इस एक्ट के द्वारा एक्सप्रेसली अभिव्यक्त रूप से किसी चीज़ को रोका ना गया हो, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, वो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों से असंगत ना हो, इररिलेवेंट ना हो, तो तब तक उन पर इस एक्ट का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है फिरोज? जी सर। एनु? जी सर। सेविंग क्लॉज अच्छे से समझ आ गया भाई? अब इसकी जो धारा 2 है बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, धारा 2। और धारा 2 को आपको बड़े ध्यान से, बड़े समझदारी से समझना है। ये इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निर्वचन खंड है। इंटरप्रेट शब्द आप जानते हैं, इंटरप्रेट किसे कहा जाता है? एनु? किसी भी वर्ड को उसको एक्सप्लेन करना, उसके यूज को एक्सप्रेस करना सर। उसका सही अर्थ, उसकी सही व्याख्या निकालने का प्रयत्न करने को ही इंटरप्रिटेशन कहा जाता है ना? यस सर, राइट सेंस में उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करना। हाँ, जैसे कि हमारे कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करते हैं। कानून की धाराएं वास्तविक रूप से क्या कहना चाह रही हैं,
क्या उनका अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। इज दैट ओके? यस सर। तो धारा 2 कह रही है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये कह रहा है कि इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। तो जो इस शब्दावली आगे बताई जाएगी, तो ये कहा है कि जो पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ ये शब्दावली आएगी तो इनको इसी भाव में समझना है हमें, जब तक कि संदर्भ से कोई डिफरेंट इंटेंशन ना नज़र आता हो। ओके? अब A2A देखते हैं। ये कह रहा है प्रपोजल। ये कह रहा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब ये प्रपोजल शब्द जो है 2A हिंदी वर्जन 2 के 2 के, ये कह रहा है कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति से के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। कल्पना क्लियर है? जी हेनु? जी सर। प्रपोजल शब्द समझ आ गया? फिरोज, कोई दिक्कत भाई? बोलो। क्लियर है? आपको तो क्लियर है और कुछ बोल नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। फिरोज, कल्पना। जी सर। भाई प्रपोजल जी सर। प्रपोजल शब्द आपको समझ आ गया? भाई आप अपना कोई विचार सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं, किसी कार्य को उससे कराने के लिए या ना कराने के लिए, दोनों ही बातें हैं इसमें कह रहा कि किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहना, प्रवृत्त नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? जी सर। जी। और आप अपनी रजामंदी उसे दे रहे हैं और इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त करे। तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। हिंदी में प्रस्थापना है, इंग्लिश में प्रपोजल है। भाई आप एक शब्द, बड़ा कॉमन सा शब्द है प्रपोज करना। भाई कोई लड़का किसी लड़की के समक्ष जो है विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, तो विवाह का प्रस्ताव वो क्या चाह रहा है कि मैंने तो अपनी रजामंदी बता दी है इसको कि भाई आई वांट टू मैरी। अब वो सामने से भी तो यही उम्मीद कर रहा है कि वो अपनी अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है, 2B पे चलते हैं।
2B कह रहा है प्रॉमिस। ये कह रहा है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है। तो जैसे ही उस लड़के का प्रपोजल उस लड़की ने माना विवाह के संबंध में, तो एक्सेप्टेंस प्राप्त हो गई, और जैसे ही प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस का तड़का लग जाए तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाती है। फिरोज खान, जी सर। इज दैट क्लियर? यस सर। एनु, कल्पना? यस सर। हाँ सर। और 2C कह रहा है प्रोमिजार एंड प्रोमिजी। इन इस निर्वचन खंड को आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आप यहाँ चूक कर गए तो पूरे एक्ट में आप रले फिरोगे। तो प्रोमिजार एंड प्रोमिजी बताया गया है 2C में। ये कह रहा है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजार एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। ये OR और EE वाला जो लफड़ा है आपको अक्सर मिलने को, बेलर, बेली, है ना, इस प्रकार के शब्द आपको आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, एक शब्द है आप TP एक्ट में पढ़ रहे हैं, कौन सा? मॉर्गेजर, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, ठीक है ना। तो ये शब्द बिल्कुल ये आपको कोरिलेट करने पड़ेंगे, ये लगभग सब ऐसे ही शब्द हैं। तो इसमें प्रोमिजार जो है वो है जिसने अपना प्रपोजल रखा है आके, वो प्रोमिजर, और जिसने अपने प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस दी है वो प्रोमिसी, ठीक है। चूँकि प्रॉमिस हो गया ना, वो जैसे ही प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस मिले, दोनों आपस में मिलते ही एक नया प्रोडक्ट आ गया, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के बाद फिर प्रोमिजर और प्रोमिजी का नाम दिया गया उन्हें, समझे? अब 2D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2D कंसिडरेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जान है। इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कहा जाता है, प्रतिफल विहीन करार कैसे होते हैं कल्पना? शून्य होते हैं। किस धारा में बताया गया है एनु? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस धारा में बताया गया है कि प्रतिफल विहीन करार शून्य होते हैं? हालांकि मेरा क्वेश्चन वाजिब नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन पहले तो पढ़ा होगा ना कभी। सर धारा 25। बहुत बढ़िया। धारा 25 में बताया गया है कि प्रतिफल विहीन करार शून्य होते हैं। बस उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अगर वो एक्सेप्शन की श्रेणी में जा रहा है मामला तो चलेगा। सर उसमें तीन अपवाद दिए हुए ना भाई ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इसने प्रेम करके कुछ है। सही बात है। नैसर्गिक प्रेम व स्नेह के वशीकरण में किए गए, है ना, और उसमें भूतकाल अवरोधित करके कुछ है। हाँ, भूतकाल में यदि कोई सेवा दी हुई है तो उसके संबंध में भी हो जाएगा। और काल बाधित ऋण है, अगर काल बाधित ऋण को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो हो जाएगा, ठीक है ना। काल बाधित ऋण क्या होता है?
एनु काल बाधित ऋण। देखिए तो सर हाँ बताइए। पास्ट में दिया जा चुका है। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आपने किसी को ऋण दिया, सपोज कीजिए, जी और वो ऋण देकर आप 3 साल की समय सीमा है, 3 साल की समय सीमा के अंदर आप अपने ऋण का कोई तकाजा नहीं करते, कोई अगले को नोटिस नहीं देते, मांग नहीं करते उससे, तो 3 साल बाद आपका ऋण जो है वो काल बाधित ऋण की श्रेणी में चला जाएगा। अब क्या मतलब है कि आपका अधिकार तो है, आपके मान लीजिए आपने 5,000 रुपये ऋण के दिए हुए हैं कल्पना को, कल्पना बुरा मत मानना, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्यों ऋण लेंगी अनु से? जी सर। तो अगर वो ऋण देकर आप 3 साल तक कल्पना को ना टोकते, ना आपने कोई उसको एक्नॉलेज किया, कहा, कोई लिखित सूचना देकर आपने नोटिस नहीं दिया उसको, तो 3 साल बाद आप कल्पना से वो 5,000 रुपये आपके हैं, तो कल्पना पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट भी है कि कल्पना से वो पैसे आप ले लें, लेकिन लीगल आपका रेमेडी ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपका अधिकार तो रहेगा लेकिन उपचार उपलब्ध नहीं रहेगा। अगर सर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बस कल्पना कर सकते हैं कि कल्पना को आप पर तरस आ जाए कि भाई मेरी फ्रेंड है अनु, उसने मुझे 5,000 रुपये दिए थे बुरे वक्त में, तो वो आपके 5,000 लौटाना चाहे तो वो लौटा दे, बाकी कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने काल बाधित टाइम बार्ड कर दिया उसे, है ना। ये समय सीमा इसलिए रखी गई है कि लोग पुराने पुराने केस लेके आते कोर्ट के सामने कि सर 50 साल पहले मेरे दादाजी ने दिए थे कल्पना को 5,000 रुपये, ये दे नहीं रही। तो सर किसी का लेके ना देना पड़े तो फिर तो 2-3 साल ऐसे ही खींच लो, निकाल दो टाइम, 2-4 बातें उसकी सुनो, कभी ना वो नहीं है अनु। मैं दूसरी अगली बात भी सुनो। अगली बात ये है कि अगर आपने 3 साल के दौरान में कल्पना को अपने 5,000 रुपये के लिए रिटन नोटिस दिया हो, वर्बली तो कुछ नहीं है, वर्बली में तो कौन मानेगा भाई आपने उसे क्या कहा क्या नहीं कहा। मान लीजिए आपने 1 साल बाद कल्पना को कहा कि भाई मेरे पैसे दे दे, उसने कहा हाँ दूँ, कल दूँ, परसों दूँ, आपने एक रिटन में उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, एक नोटिस भेज दिया कि भाई आपके पास मतलब 5,000 रुपये मैंने आपको सच एंड सच तरीके से दिए थे और आप कृपया करके उसे मुझे लौटा दीजिए। तो अब आपका जो पीरियड है 1 साल, उस 1 साल के बाद 3 साल के लिए फिर आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? सर एक रिटर्न नोटिस देने के बाद वो टाइम पीरियड आगे बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपने 3 साल होने से 1 दिन पहले भी दे दिया ना उसको जी, तो वो नोटिस आपके द्वारा देते ही आपके पास 3 साल और बढ़ जाएंगे आगे कानूनी उपचार पाने के लिए। सर जो टाइम पीरियड आगे 3 साल बढ़ा है तो उस टाइम पीरियड में तो मतलब अगर वो नहीं दे रहे हैं कोई भी पैसा, तो हम फिर एक लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास रेमेडी उपलब्ध है फिर 3 साल के लिए। 3 साल वो तब अवस्था है कि जब 3 साल आप चद्दर तान के सो गए, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया 3 साल तक, और फिर आप कोर्ट के सामने आ रहे हैं कि सर फला फला डेट को दिए थे, कोर्ट हिसाब लगाएगा कि भाई देखो 3 साल हुए क्या, वो कह रहे हैं हाँ हो गए। तो अगर आपने इस बीच कोई नोटिस दिया होगा तो आप कोर्ट को कहेंगे सर मैंने इस बीच नोटिस दिया था, 3 साल की गणना आप यहाँ से कीजिए। ठीक है जी सर। तो ये है काल बाधित ऋण।
और अगर 3 साल आपने गुजार दिए, आपने 3 साल कोई जिक्र नहीं किया, तो फिर आप कोर्ट के सामने जाएंगे तो कोर्ट कहेगा सॉरी अनु, आप समय से नहीं जागे, और कानून जो है वो जागते हुए की सहायता करता है, सोते हुए की सहायता नहीं करता। यस सर। ठीक है ना। तो ये काल बाधित ऋण है। तो वो उसमें जब हम 25 पढ़ेंगे तो वहाँ एक काल बाधित ऋण वाली बात भी आएगी। तो वो काल बाधित ऋण को एडजस्ट करने में अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो प्रतिफलहीन नहीं माना जाता। उस काल बाधित ऋण को जो है प्रतिफल मानकर कल्पना आपके लिए कुछ करना चाहे तो फिर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रतिफल विहीन नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? भाई 3 साल बाद, चूंकि वो ऋण तो काल बाधित हो गया, आपने नहीं मांगा इससे 3 साल तक, 3 साल बाद ये आपके लिए कुछ करना चाहे तो फिर आपको अलग से कोई कंसिडरेशन देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो 5,000 रुपये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं जो कि काल बाधित है, आप लीगली तो उसको नहीं रिकवर कर सकते, लेकिन यदि वो कुछ करना चाहे तो वो करना प्रतिफल विहीन नहीं माना जाएगा। वो आपके 5,000 रुपये जो काल बाधित हुए पड़े थे, बट्टे खाते में पड़े थे, वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे। आया समझ में कल्पना? जी सर। चलिए, अब आप काल बाधित ऋण नहीं भूलेंगे, दोनों आपको याद रहेगा कि क्या होता है काल बाधित। जी सर। देखिए, जब व्यक्तिगत कोई नाम रख के कोई एग्जाम्पल बनाए जाते हैं ना तो वो लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है। तो 2D कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, when at the desire of the promiser the promisee or any other person। तो यहाँ क्या मतलब आया कि डिजायर किसकी है? प्रोमिसर की। और क्या कर रहा है? प्रोमिसी कर रहा है। और प्रोमिसी के बाद और को अंडरलाइन कर लीजिए अपने ब्रैकेट में, और एनी अदर पर्सन, यानी कि जो प्रोमिसी है वो खुद कंसिडरेशन दे सकता है या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। क्लियर है नो? यस सर। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया? जी सर। यानी कि ये भूतकालीन प्रतिफल है। हैज, आप हैज और हैव का प्रयोग तो आप जानते ही होंगे ना, भूतकाल में लगता है ना हैज और हैव। यस सर। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। नंबर 1 बात, यानी कि इस बात से ये बात निकल के आ रही है कि प्रतिफल जो है वो भूतकालीन भी हो सकता है। आगे, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ये कौन सा काल है? कल्पना? कहाँ पे पूछ रहे हैं आप? बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। हैज़ वाला पोर्शन मैंने बता दिया कि ये भूतकालीन प्रतिफल है। 2D में पहुंच गए? 2D में ही आपकी ना आवाज आनी बंद हो गई थी बहुत स्लो, तो इसलिए हाँ, आ नहीं रही थी तभी। हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ। ये कह रहा था प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये एक बात हो गई, ये भूतकालीन हो गया प्रतिफल, क्योंकि हैज और हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग भूतकाल में ही तो किया जाता है। जी सर।
अब आगे पढ़े कोमा के बाद। कोमा के बाद क्या है, पढ़िए एक बार एनु। और डज और ये- ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। ये वाला कौन सा काल है? सर ये कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है जो चल रहा है। पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हो आप इंग्लिश में? डू और डज, हाँ जी सर, ठीक। पास्ट कहीं प्रेजेंट, प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अब अगला क्या कह रहा है? कह रहा है और, अगले वाला और देखो, एक और आ गया ना इसमें, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग के बाद। क्यों नो? जी सर, ये और प्रॉमिसेड टू डू और हाँ, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये कह रहा है प्रोमिसेस। यहाँ प्रोमिस जो है वो एक किसके, क्या, ये जो प्रोमिसेस शब्द आया है, प्रोमिसेस टू डू, ये क्या है? ये वर्ब है, यहाँ क्रिया है। ये उस प्रोमिस, इस प्रोमिस वाली बात से अटके है। ये कह रहा है प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि ये भविष्यकालीन है। वो कह रहा है कि मैं वचन करता हूं कि मैं आपके यहाँ पे जी सर आप बताइए। हैं, तो प्रोमिसेस टू डू और, बताइए सर हम। हाँ, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इसका तात्पर्य ये निकल के आया है कि जो कंसिडरेशन है 2D में, ये भूतकालीन भी हो सकता है, ये वर्तमानकालीन भी हो सकता है और ये भविष्यकालीन भी हो सकता है। 3 काल हम पढ़ते हैं समय के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो कंसिडरेशन है वो भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमानकालीन भी हो सकता है और भविष्यकालीन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? जी सर, यस। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताने, समझाने के लिए बताऊं, आपने रिक्शा में बैठते ही उससे पूछा भाई क्या किराया है? उसने कहा जी 10 रुपये लूँगा, सपोज कीजिए। आपने सोचा यार जाना तो है ही, आपने उसे 10 रुपये थमाए और आप रिक्शा में बैठ गए। तो आपने उसे पेड कर दिया, ठीक है। प्रीपेड बूथ भी होते हैं ना रिक्शाओं के, पोस्टपेड भी होते हैं, प्रीपेड भी होते हैं। तो जैसे कि हम अपना मोबाइल का एग्जांपल लें यहाँ, सबसे बढ़िया, हम प्रीपेड, हमारा अगर मोबाइल है तो हम उसको पहले से पे कर देते हैं ना, अपने आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितने महीने का हम प्लान ले रहे हैं उसका हम प्रीपेड कर देते हैं। तो ये भूतकालीन कंसिडरेशन हो गया, हमारी तरफ से हम दे चुके हैं, अब वो हम इंजॉय कर रहे हैं अपना। एक दूसरी बात है, अब रिक्शा में चलते 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 आपने बीच यात्रा में उसे 10 रुपये पकड़ा दिए, और एक स्थिति यह है कि आपने यात्रा पूरी करने के बाद उसे 10 रुपये दिए। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन के तीनों काल हैं। कंसिडरेशन भूतकालीन भी हो सकता है, कंसिडरेशन वर्तमानकालीन भी हो सकता है और कंसिडरेशन भविष्यकालीन भी हो सकता है। क्या समझे? तो सर जब भी आपने एग्जांपल दिए रिक्शे वाला, जब हमने मतलब रिक्शे में बैठने से पहले होते जाने से पहले उसको पे कर दिया, तो सर वो पास्ट कंसिडरेशन होगा। हाँ, आप दे चुके हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं।
और या और रनिंग मतलब रनिंग में है तो वो प्रेजेंट है, और डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद इधर फ्यूचर है। अब आपने उसे बोला कि भाई आप ऐसा करें मेरे लिए, मैं आपको ये रुपए दूंगा, यात्रा पूरी होने के बाद जी दूंगा, है ना। जी सर। आप रेल में बैठते हैं तो आप पहले से टिकट करा के बैठते हैं, जी सर, बहुत फास्ट हो गया। है ना। आप रेल यात्रा के दौरान या रेल यात्रा के बाद कंसिडरेशन पे नहीं कर सकते। कुछ कुछ स्थानों पे कंसिडरेशन की समय सीमाएं हैं कि कुछ में भूतकालीन चलेगा, कुछ में वर्तमानकालीन चलेगा, कुछ में भविष्यकालीन चलेगा। भाई भविष्यकालीन का मतलब तो ये है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्लास में जो फीस व्यवस्था है वो एडवांस हम लोग रखते हैं कि भाई इस महीने का एडवांस आ जाएगा, अगला महीना आप पूरा पढ़ेंगे। एक अवस्था ये भी आ सकती है कि सर मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपके एक महीने बाद दे दूंगा, आप पढ़ा दीजिए। तो ये क्या है, ये कैसा हुआ कंसिडरेशन? भविष्यकालीन हुआ ना। भविष्य, जी सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 2D में जो कंसिडरेशन है वो तीनों काल का हो सकता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और ये मैंने आपको माइन्यूटली सेक्शन को तोड़ के बताया है कि यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, यहाँ वर्तमान काल की बात हो रही है, यहाँ भविष्य काल की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, टाइम पूरा हो गया है। आज भरत सर की क्लास ऑफ रहेगी, उनका आज प्रैक्टिकल वगैरह था कुछ, और वो थोड़ा सा उनको तबीयत भी कुछ नासाज लग रही है उन्हें। और आमना मैम की क्लास होंगी तो वो अपना लिंक आपको दे देंगी, है ना। सर आमना मैम का भी मैसेज नहीं सर, उनकी भी आज और कल, आज और कल ऑफ रहेगी 2 दिन। अच्छा दो- अच्छा, चलिए ठीक है फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, गुड नमस्कार। नाइट।